So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to do the questions of merger and acquisitions. तो हमने इसके पहले क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में वीडियो इशू करे हैं, अराउंड 3 वीडियो इशू कर दिए हैं, राइट। अब हम जो है ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो टॉपिक करेंगे, क्योंकि उस टॉपिक पे बेस्ड 3 क्वेश्चन है, वो 3 क्वेश्चन हम करेंगे, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, गिवन इज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, डे एंड नाइट की पूरी अर्निंग और EPS शेयर देख रखा है, तो आप जो है EPS निकाल लो एंड देन शेयर्स ऑफ डे एंड नाइट ट्रेड एट 20 and 15 टाइम्स। तो ठीक है, P रेशियो देख रखा है तो आपने MPS निकाल लिया, ठीक है। अब देखो, डे लिमिटेड कंसिडर टेकिंग ओवर नाइट बाय पेइंग 55 करोड़, ठीक है। कितने पे करेगा? 55 करोड़ कैश डिले, ठीक है, कि कैश डिले बाय पेइंग 55 करोड़ कंसिडरिंग दैट द मार्केट प्राइस ऑफ नाइट रिफ्लेक्ट इट्स ट्रू वैल्यू। तो पे करेगा 55 करोड़ कंसिडरिंग दैट कि जो मार्केट प्राइस ऑफ नाइट लिमिटेड है ना, वो उसकी ट्रू वैल्यू डेपिक्ट कर रहा है। इट इज़ कंसिडरिंग बोथ द फॉलोइंग ऑप्शन, या तो टेक ओवर इंटायरली कैश से कर ले या तो स्टॉक से करे, राइट। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द टेक ओवर, ठीक है, एंड एडवाइस डे लिमिटेड ऑन द बेस्ट अल्टरनेटिव, कि तुमको किससे करना चाहिए। देखो, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ टेक ओवर क्या रहेगा। एक कॉस्ट ऑफ टेक ओवर निकालना है, इसे आप समझ चुके होंगे कि हमें ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर निकालना है, राइट। अब डे लिमिटेड या तो कैश में पे करेगा या तो आपको स्टॉक में पे करेगा। तो कैश में जब पे करेगा तो उसका कॉस्ट क्या रहता है कि आपने जितना पे करा, जितना आपको रिसीव हुआ, वो जो डिफरेंस है, 10 रुपये पे करा, आपको 8 रुपये रिसीव हुआ, तो जो डिफरेंस है वो आपकी कॉस्ट है। यही स्टॉक में देखा जाए तो स्टॉक में हम पे तो नहीं करते, हम स्टॉक्स देते हैं। तो उसमें ऐसे देखा जाता है कि अगर आपने उसको एक्वायर कर लिया तो आपकी टोटल मार्केट वैल्यू जो रहेगी उसमें उसकी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, ठीक है, उसमें नाइट लिमिटेड की परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, ठीक है, माइनस जितना हमको उससे रिसीव हुआ, तो हमारा जो है उसमें उसकी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग माइनस जितना हमको रिसीव हुआ, उसका जो डिफरेंस है वो हमारा कॉस्ट होता है। तो हम पहले कैश की तरफ चलते हैं। अगर हम देखें मार्केट वैल्यू, तो देखो अर्निंग्स दे के रखी 3.5 करोड़, राइट। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 15 से, राइट, ये आया हमारा 52.5, ठीक है। तो पे करा 55, आया 52.5, तो ये हमारा 2.5 है, वो है कॉस्ट। ये 2.5 हमारे लिए कॉस्ट है, तो सामने के वाले के लिए गेन हो गया, ठीक है। पर यही जब हम स्टॉक से करते तो सबसे पहले हम जो है मार्केट वैल्यू निकालो, डे और नाइट के, डे का नाइट के टेक ओवर के बाद उसकी मार्केट वैल्यू। देखो इस केस में P रेशियो जो है आपको दोनों कंपनी का दे के रखा है, राइट। पर ये नहीं दे के रखा कि मार्केट जो मर्ज करने के बाद किसका P रहेगा, मतलब P रेशियो क्या रहेगा। तो ऐसे केस में हम या तो ऐसा कर लेते हैं कि हम एक्वायरर का P ले लेते हैं। अब देखो क्या है कि हमने जब कैश डील में एक्वायर करते हैं तो हमने सामने वाले को पे करा, वो साफ साफ दिख रहा है कि मैं 55 करोड़ की पेटी, ठीक है, उसको दिया मैंने, राइट, और फिर मेरे को 52.5 मिले, ठीक है। अगर यही स्टॉक से होता तो मैं 55 करोड़ की जगह एक तरीके से उसको 5.5 लाख शेयर देता, ठीक है, 5.5 लाख शेयर देता मैं। ये 55 करोड़ की जगह 5.5 लाख शेयर कैसे हुआ? 55 करोड़ डिवाइड बाय 1000 रुपीज़ का तो शेयर है, राइट, 1000 रुपीज़ का शेयर है, तो मैं 5.5 लाख इसको शेयर देता। तो 5.5 लाख में शेयर इसको देता, तो एक तरीके से देखा जाए तो 10 प्लस 5.5 डिवाइड बाय 15.5, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितनी होती? 0.3548, ठीक है, 0.3548 परसेंटेज ऑफ होल्डिंग होती। और मैं मार्केट वैल्यू निकालूँ, सिंस इसमें ऐसा नहीं बोल के रखा है, इसमें P रेशियो दे के रखा है, पर इसमें ऐसा नहीं बोल के रखा है कि मार्केट मर्जर के बाद P रेशियो रिमेन्स अनचेंज, ऐसा कुछ भी नहीं दे के रखा है। तो मैं अपना नॉर्मल तरीके से ही जो है मार्केट वैल्यू निकालता हूँ। नॉर्मल तरीके से मार्केट वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? नॉर्मल तरीके से मार्केट वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं कि डे की मार्केट वैल्यू निकालो, नाइट की मार्केट वैल्यू निकालो, जो कि थी हमारी 5 करोड़ को 20 से मल्टीप्लाई करो 100 करोड़, ठीक है, और 3.5 को
15 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो 52.5, तो 152.5 करोड़, राइट। अब 152.5 में 0.3548 मल्टीप्लाई किया, तो एक तरीके से जो है हमारा, जब उसने देखा कि 5.5 लाख शेयर दिए, तो एक तरीके से दिया कितना, 54.107 दिया मैंने। तो समझो भाई, मैंने कैश लेके गया तो मैंने कैश दिया 55 करोड़, सीधा सीधा कैश। जब स्टॉक में मैंने दिया तो 55 करोड़ के नाम पे 54.107 करोड़ दे दिया मैंने। तो जब 55 करोड़ के नाम पे 54.107 करोड़ दिया, और मैंने 55 करोड़ काहे के लिए दिए थे, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि 55 करोड़ उसकी वैल्यू है, ठीक है। जब 55 करोड़ की जगह 54.107 दिए, तो एक तरीके से मुझे तो बेनिफिट हो गया। तो 0.893 का बेनिफिट इस तरीके से हुआ, जिसको हम ऐसा सोच सकते हैं कि हमने शेयर्स के मुताबिक कितना दिया, ठीक है। कैश होता तो कैश के मुताबिक कितना देते, वो जो डिफरेंस है वो आपका ट्रू कॉस्ट है। शेयर के मुताबिक आपने 54.107 दिया, अगर कैश के मुताबिक देते तो आप 55 करोड़ पूरा देते, वो इधर आप बच गए, इधर आपको बेनिफिट हो गया। तो इस तरीके से एक जगह तो ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर आया 2.5, और एक जगह ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर नेगेटिव में आया जो है 0.893, ठीक है। तो ऐसे केस में स्टॉक से फंडिंग फार बेटर है हमारी, स्टॉक से फंडिंग करना काफ़ी तरीके से सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो एलरॉन लिमिटेड है, प्लान्स टू एक्वायर डूम लिमिटेड, द रेलेवेंट फाइनेंशियल डिटेल ऑफ द टू फर्म प्रायर टू मर्जर अनाउंसमेंट। वो इस तरीके से थी कि एलरॉन है, डूम है, मार्केट प्राइस है, शेयर्स है, ठीक है। और द मर्जर इज़ एक्सपेक्टेड टू जनरेट गेन। अब ये जो मर्जर है ना, इससे गेन होगा, ये तो उन्होंने बोल दिया, सिनर्जी होगी, सिनर्जी तो उन्होंने बता दी, ठीक है। विच हैव अ प्रेजेंट वैल्यू 200 लाख। देखो ये हिडन सिनर्जी नहीं है, डायरेक्ट सिनर्जी इन्होंने बोल दी, ठीक है। जब सिनर्जी दे के रखे तो हम सिनर्जी यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज़ जो है फिर हमको पी रेशियो का यूज़ करके करना पड़ता है। प्रेजेंट वैल्यू 200 लाख, और एक्सचेंज रेशियो जो एग्रीड हुआ है वो 0.5 हुआ है। अब ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर बताओ, इधर तो डायरेक्ट स्टॉक डील ही पूछ लिया। तो सबसे पहले तो देखो सबसे पहले एक्सचेंज रेशियो कितना है, 0.5 है। तो ऐसे केस में 25 लाख शेयर आपके बात के हुए। मार्केट प्राइस देखे, मार्केट वैल्यू आफ्टर मर्जर, तो एक तरीके से हो गया 20 लाख शेयर इंटू 50, 1000 लाख प्लस 10 इंटू 25, 250, 1250 प्लस 200, 1450 डिवाइड बाई 25, 1450 डिवाइड बाई 25 कितना, 58। सबसे पहली बात 1450, ठीक है, डिवाइड बाय 25, तो 1450 हमारा टोटल मार्केट वैल्यू है। हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो डूम को हमने जो है 5 लाख शेयर दिए हैं, तो 5 लाख डिवाइड बाय 20, 5 लाख डिवाइड बाय 25, ये हुआ हमारा 20%, राइट। तो 1450 का 20% कितना हुआ, ये हुआ हमारा 290, ठीक है। 1450 का 20%, ये हुआ हमारा 290। तो देखो हमने करा क्या, हमने स्टॉक डील थी, ठीक है। हमने पहले ये देखा कि हम इसको स्टॉक के रूप में दे रहे हैं, राइट। तो हमने देखा कि पर्टिकुलर जो डूम लिमिटेड है उसको कैश तो दे रहे, हम उसको स्टॉक दे रहे हैं। तो स्टॉक कितना दिया, स्टॉक कितना दे रहे हैं, स्टॉक दे रहे हम 5 लाख, हम 5 लाख का स्टॉक दे रहे हैं उसको, ठीक है। अब 5 लाख का स्टॉक दे रहे हैं तो डूम को इसकी वैल्यू नहीं पता थी, ठीक है। मैं डूम के तरीके से सोच रहा हूँ, डूम को इसकी वैल्यू नहीं पता थी, तो उसने सोचा कि चलो रुकते हैं, इनकी एक बार मार्केट वैल्यू निकाल के देख लेते हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे को 5 लाख दिए हैं, मतलब मैं भी अब इनकी टीम का हिस्सा हूँ, तो मेरी कितनी भागीदारी है एक बार मैं देख लूँ। तो देखा कि यार 20 लाख इनके शेयर थे प्लस 5, तो 5 डिवाइड बाय 25 करा, तो डूम ने ये देखा कि एक तरीके से 20% हिस्सा है, मतलब इन्होंने मुझे 20% हिस्सा दिया। तो मार्केट वैल्यू आफ्टर मर्जर कितनी थी ये देखा हमने, तो एक तरीके से निकला हमारा 20 लाख इंटू 50, 10 लाख इंटू 25, ठीक है। 20 लाख इंटू 50, 10 लाख इंटू 25, 200, तो एक तरीके से क्या रहा 1450। ये जो 1450 है
इसने देखा कि इसका 20% करो, तो एक तरीके से एलरॉन्ड ने डूम को 1450 का 20% दे दिया, मतलब 290 दे दिए। फिर देखा तो मिला क्या, मिला तो ये है इसको कि नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर 10 लाख है, इसको 25 से मल्टीप्लाई किया 250 मिला, 290 दिए 250 मिले, तो एक तरीके से 40, ये हुआ हमारा ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर। अब देखो जो मैंने करा, क्या मैंने करा, 5 डिवाइड बाई 25, एक तरीके से 20% निकला, और एक्सचेंज रेशियो इधर 0.5 है। ठीक है, समझ रहे हो कि एक्सचेंज रेशियो नहीं लेना है हमको स्वैप रेशियो बिल्कुल भी नहीं लेना है, हमको स्वैप रेशियो नहीं लेना है, राइट। हमें परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालनी है, तो कंफ्यूज नहीं होने का हमको। देखो एक और था, फर्म ए इज़ प्लानिंग टू एक्वायर बी, ठीक है, ए बी को एक्वायर कर रहा है, रेलेवेंट फाइनेंशियल डिटेल दे के रखिए, मार्केट प्राइस, नंबर ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू। ठीक है, मर्जर इज़ एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गेन, ठीक है, गेन, तो गेन होगा जिसकी प्रेजेंट वैल्यू, मतलब कि सिनर्जी है 1.50 करोड़ की, सिनर्जी कितनी है 1.50 करोड़ की। तो आप ऐसा करो ना, मार्केट वैल्यू ए बी की निकाल लेते हैं, ठीक है, मर्ज करी हुई, तो 750 लाख प्लस 150 लाख प्लस 1.50 करोड़ है, तो 150 लाख, तो एक तरीके से 1050 लाख हो गया हमारा। ठीक है, ए बी की मर्ज मार्केट वैल्यू। चलो, द मर्जर इज़ एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गेन, ठीक है, ये हो गया। फर्म ए ने ऑफ़र करे 2.5 लाख शेयर इन एक्सचेंज ऑफ 5 लाख शेयर, ठीक है, आपने कितना दिया, 2.5 लाख शेयर दिया, तो आपने पेटी में कितने दिए, 2.5 लाख शेयर दिए, सामने वाले को इसकी वैल्यू नहीं पता, तो वही तो आपने 2.5 लाख शेयर दिए, मतलब कि उसको भी अपने में हिस्सा बनाया, तो एक तरीके से कितने शेयर्स हो गए, कितने शेयर हो गए, 2.5 डिवाइड बाय 12.5 करो, राइट। ये हो गया 20%, मतलब कि 1050 लाख का 20% करा, तो ऐसे केस में 210 लाख आया। 210 लाख हमने दिया कितना, 210 लाख। हमारे पास आया कितना, 150 लाख। तो ऐसे केस में जो डिफरेंस है, यही हमारा ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर है। ये जो 60 लाख है, ये हमारा ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर है। तो एक तो निकाल लिया ट्रू कॉस्ट ऑफ फर्म ए फॉर एक्वायरिंग फर्म बी, ये ट्रू कॉस्ट है। एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मर्जर टू फर्म ए एंड फर्म बी, ट्रू कॉस्ट हमको समझ में आ गया। ये क्या बोल रहे हैं, एनपीवी निकालो ऑफ द मर्जर टू फर्म ए एंड फर्म बी। तो फर्म ए में मर्जर करके एनपीवी कैसे निकालेंगे। ओके, समझ में आ गया। ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर, कितना था हमारा, ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर था हमारा 60 लाख, राइट। और एनपीवी 1 सेकेंड, सिनर्जी कितनी है, अच्छा 60 लाख हमारा ट्रू कॉस्ट है, बेनिफिट कितना है, बेनिफिट है 150 लाख। तो ऐसे केस में 90 लाख हमारा बेनिफिट है, एनपीवी है, 90 लाख हमारा एनपीवी है। तो आप समझिए, आपने ट्रू कॉस्ट निकाला, बेनिफिट कितना है सिनर्जी के रूप में, ठीक है, जो कितना है 150 लाख। तो ऐसे केस में नेट बेनिफिट जो है आपका, वो है आपका 60 लाख, राइट। तो आप समझे कि एनपीवी क्या होता है, एनपीवी मतलब कि एक तरीके से बेनिफिट कितना हुआ, ठीक है, हमारा कितना कॉस्ट लगा, ठीक है, माइनस कितना हमको बेनिफिट। देखो एनपीवी क्या होता है, एक तो सबसे पहले तो ट्रू कॉस्ट की बात करते हैं, हमने पहले नेट कॉस्ट निकाला, और नेट कॉस्ट निकालने के बाद एनपीवी निकाल रहे हैं। नेट कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि हमने कितना दिया और हमको कितना मिला, ठीक है, हमने कितना दिया हमको कितना मिला, उस हिसाब से कैलकुलेट करें तो हमारा तो 60 लाख आ गया था, देखिए, और हमको समझ में आ गया था कि हमने 60 लाख ज़्यादा दिया, ठीक है, हमने 60 लाख दिया, ठीक है, ये हमारा ट्रू कॉस्ट आया, ट्रू कॉस्ट टू ए 60 लाख। पर मिला कितना, मतलब मिला इन द सेंस की सिनर्जी, उसमें से सिनर्जी माइनस करो, मिला कितना, सिनर्जी बेनिफिट कितना हुआ, हमारा कॉस्ट है, ठीक है, हमने ज़्यादा दिया, पर एक तरीके से सिनर्जी भी तो हुई, तो सिनर्जी कितनी हुई, 90 की, ठीक है, आपने किसी को ज़्यादा वैल्यू दे दी, पर उसको अपने साथ रखने से आपको सिनर्जी मिली है, राइट। तो वो जो सिनर्जी है वो आपके कॉस्ट को, वो ज़्यादा पेमेंट को कंपेंसेट कर रही है। आपको 90 की सिनर्जी हुई है, आपको 150 की सिनर्जी हुई है, आपने तो सिर्फ 60 ही ज़्यादा दिया, तो एक तरीके से आपको 90 का बेनिफिट हो गया, राइट। अब यही एनपीवी देखें हम टारगेट कंपनी का, तो एनपीवी ऑफ टारगेट कंपनी क्या रहेगा, एनपीवी ऑफ टारगेट कंपनी रहेगा क्या, किसी फर्म की जो वैल्यू थी, वो फर्म की वैल्यू थी 150, ठीक है, 150 लाख थी। मैं अब टारगेट कंपनी के एंगल से सोच रहा हूँ, ठीक है,
उसकी वैल्यू 150 लाख थी, पर दिया इसको 210 लाख, राइट। बोलने का मतलब ये है कि जो ट्रू कॉस्ट है ना, ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर ऑफ एक्वायरिंग, ये एनपीवी है टारगेट का। ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर जो एक्वायरिंग का है वो एनपीवी है टारगेट का, पर एनपीवी अभी एक्वायरर का नहीं निकला है। ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर एक्वायरर का जो है वो एनपीवी है टारगेट का। अब हमको एनपीवी एक्वायरिंग का निकालना है, तो हमको एनपीवी एक्वायरिंग का कैसे, कि जो ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर है और हमने सिनर्जी, इस तरीके से होगा, तो इस तरीके से एनपीवी आएगा एक्वायरिंग का। तो आप समझिए कि इस तरीके से हमको कैलकुलेशन करना है ट्रू कॉस्ट का। अब एक और एक पोर्शन है इम्पैक्ट ऑफ मर्जर, ये एक बात देख लेते हैं, फिर हम बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर समझेंगे। अब देखो, सिम्पसन लिमिटेड इज़ कंसिडरिंग अ मर्जर विद विल्सन। जो सिम्पसन है वो मर्ज हो रहा है विल्सन से। द डेटा बिलो आर इन हैंड्स ऑफ बोथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सी द इशू एट हैंड इज़ हाउ मेनी शेयर ऑफ सिम्पसन शुड बी एक्सचेंज फॉर विल्सन। ठीक है, द इशू एट हैंड मतलब कि इनको एक्सचेंज रेशियो निकालना है सबसे पहले। पहला क्वेश्चन तो यही आ गया, ठीक है। बोथ बोर्ड आर कंसिडरिंग 3 पॉसिबिलिटीज़। दोनों सोच रहे कि 3 पॉसिबिलिटी है कि या तो 20,000 शेयर दे दो, या तो 25,000 दे दो, या तो 30,000 दे दो। यू आर रिक्वायरिंग टू कंस्ट्रक्ट अ टेबल। एक टेबल बनाओ डेमोन्स्ट्रेटिंग द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ ईच स्कीम। तो देखो, आपको टोटल अर्निंग दे के रखी है, शेयर्स दे के रखे, तो अर्निंग पर शेयर आपका इधर निकल जाएगा। अब अर्निंग पर शेयर आपको दे के रखा है, राइट, प्राइस दे के रखा है, तो आपका पी रेशियो निकल गया, ठीक है। इनफैक्ट पी रेशियो निकल गया, आपको वैल्यू भी दे के रखी है, मार्केट वैल्यू, राइट, और ग्रोथ, एक्सपेक्टेड एनुअल ग्रोथ रेट ये दे के रखी है। अब आपको क्या करना है, आपको तो ये देखना है कि ये 3 पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। अब सिम्पसन ये सोच रहा है कि मैं कितने शेयर दूँ, 20,000, 25,000 या 30,000, ठीक है। तो यार मेरे को तो, अगर आप एक नॉर्मल सेंस में समझो तो एक तरीके से तो जो कम रहेगा वही बेटर रहेगा, जितने कम शेयर दोगे उतना ही बेटर रहेगा, राइट। पर इतना इजी होगा नहीं क्वेश्चन। अभी अपन इसको समझते हैं, ठीक है। देखो, सिम्पसन के शेयर जो है वो 50,000 है, ठीक है। विल्सन के शेयर जो है वो 10,000 है। अब सिम्पसन ने विल्सन को कितने दे दिए, 20,000, राइट, राइट। तो 20,000 डिवाइड बाय 70,000 करो, ठीक है। 20,000 डिवाइड बाय 70,000 करो, तो एक तरीके से 0.28, मतलब या तो एक तरीके से बोल सकते हैं 2/7, ठीक है। इसकी इतनी होल्डिंग रहेगी। पर यही अगर आप उसको 30,000 दोगे, राइट, 20,000 की जगह 25,000 दोगे, तो होगा 25/75, राइट। और यही जो है आप अगर 30,000 दोगे, ठीक है, यही तो 30,000 दोगे तो 30/80 इस तरीके से जो है होल्डिंग हो जाएगी। बात करें मार्केट वैल्यू की, ठीक है। मार्केट वैल्यू सिम्पसन और विल्सन को कंबाइन करने के बाद जो मार्केट वैल्यू होगी, राइट, वो तो 35 लाख होगी, ठीक है। तो ऐसे केस में मार्केट वैल्यू जो विल्सन की रहेगी, ठीक है, वो 10 लाख रहेगी पहले केस में। दूसरे केस में 35 लाख इंटू 25 डिवाइड बाई 75, दूसरे केस में 11.67 रहेगी। तीसरे केस में अगर देखा जाए 35 लाख इंटू 30 डिवाइड बाई 80, ये रहेगी 13.125। ये मार्केट वैल्यू रहेगी विल्सन की। मतलब कि ये सिम्पसन की, मतलब कि विल्सन को जब हमने शेयर दिए तो विल्सन का स्टेक कितना हो गया, और सिम्पसन का कितना रहा, 35 में से माइनस कर दो 10, ये हो गया 25। 35 में से 11.67 माइनस करो तो 23.33 हुआ। 35 में से 13.125 माइनस करो तो 21.875 हुआ। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप विल्सन को ज़्यादा शेयर दोगे तो ज़्यादा स्टेक वो ले जाएगा, बचा हुआ आपके पास कम रहेगा। तो पूछा क्या था क्वेश्चन में, पूछा सिर्फ यही था, यू आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ टेबल जो डेमोन्स्ट्रेट करता है पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ ईच स्कीम। आपको तो सिर्फ इम्पैक्ट बताना है, आपको ये नहीं बताना है कि क्या फेवरेबल है क्या नहीं है, क्योंकि आपको पता है क्या फेवरेबल है क्या नहीं है। आपको तो सिर्फ पोटेंशियल इम्पैक्ट बताना है ईच स्कीम का, ठीक है। तो आपको सिर्फ शो करना था पोटेंशियल इम्पैक्ट ईच स्कीम का।